हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 MTS एग्जाम, जो कि 2020 में छत्तीसगढ़ सर्किल में हुआ था। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सिक्किम राज्य किस डाक सर्किल के अधीन आता है? तो सिक्किम जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल सर्किल के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बेसिकली क्या होता है कि ये आपका एक स्टेट है, ये एक आपका एक राज्य है, और इस राज्य का जो भी क्षेत्र है वही लगभग जो एरिया है वो एक सर्किल का अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन कई सर्कल्स में क्या होता है कि एक राज्य की सीमा के अलावा अन्य राज्यों की सीमा भी हो सकती है, इसके अलावा किसी अन्य राज्य का क्षेत्र भी हो सकता है, और कोई यूनियन टेरिटरीज भी उस सर्कल के अंडर में आ सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऐसा ही एक सर्कल है वेस्ट बंगाल सर्कल, जिसमें वेस्ट बंगाल राज्य भी आता है, यानी कि वेस्ट बंगाल सर्कल के अंडर में वेस्ट बंगाल राज्य भी आता है। इसके अलावा सिक्किम का राज्य भी आता है, सिक्किम स्टेट भी आता है, और इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार का द्वीप समूह है, उसका एरिया भी इसमें शामिल होता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछे गए हैं कि किस सर्कल का हेडक्वार्टर क्या है, यानी कि आप लोग सर्कल और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय है, उनके नामों को आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल इंडिया में 23 सर्कल्स हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हेड ऑफ द सर्कल कौन होता है, सर्कल के प्रमुख कौन होते हैं? तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि CPM जी होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर का कार्यभार किसके पास में होता है? यानी कि जो फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिसेज हैं वो किनके इंचार्ज में होती है, यानी कि उनके हेड कौन होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप लोग लिखें फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस, और इनके इंचार्ज ऑफिसर्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं। पहला है गजेटेड ऑफिसर्स, कोई गजेटेड यानी कि राजपत्रित जो अधिकारी है वो भी फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस के इंचार्ज हो सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस के इंचार्ज फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर भी हो सकते हैं, और इनके अलावा कोई सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर भी हो सकता है। सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर भी फर्स्ट क्लास ऑफिस का इंचार्ज हो सकता है, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर, नॉट चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ओनली चीफ पोस्ट मास्टर भी फर्स्ट क्लास HO के इंचार्ज हो सकते हैं। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से कैसे भी आपके पास ऑप्शंस में आ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राजपत्र अधिकारी, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, रविवार को पंजीकृत पत्र बुक किए जा सकते हैं, यानी कि जो संडे है उस दिन भी पंजीकृत पत्रों को, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक किया जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि किस ऑफिस में किया जाता है। तो सामान्यतः जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो रविवार के दिन, पोस्ट ऑफिस की हॉलिडेज के दिन और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन में खुले रहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके अलावा RMS रेलवे मेल सर्विस भी संडे को, पोस्ट ऑफिस की हॉलिडेज को और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी कार्य करते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वो भी कई जगह पर खुलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं, या बात करें हम लोग RMS के ऑफिसेज की, तो RMS के ऑफिसेज की बात करें या बात करें हम लोग नाइट पोस्ट ऑफिस की, तो वहां पर भी आपके जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनकी बुकिंग की जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और बुकिंग के साथ साथ और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो भी आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाइट पोस्ट ऑफिस में या बात करें RMS में, रविवार के दिन और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन, राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन पोस्टल स्टेशनरी की बिक्री की जा सकती है। पोस्टल स्टेशनरी जैसे लिफाफे वगैरह हैं, ILC हैं, उनकी बिक्री भी की जा सकती है। डाक टिकटों की बिक्री भी की जा सकती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा पहले सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इशू किए जाते थे, वो भी जारी किए जा सकते थे। इसके अलावा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग भी की जा सकती है, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कार्य किए जा सकते हैं। कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो वितरण यानी कि डाक का वितरण का जो कार्य है वो भी नहीं किया जाता है।
लेटर बॉक्स से निकासी भी नहीं की जाती है, यानी कि लेटर बॉक्स की क्लियरेंस भी नहीं की जाती है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक यानी कि जमा और निकासी का जो कार्य है वो भी नहीं किया जाता है। ये काम सस्पेंडेड रहते हैं रविवार के दिन, पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन, राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन, चाहे वो नाइट पोस्ट ऑफिस की बात करें चाहे आरएमएस की बात करें, सारे ये काम है जो सस्पेंडेड रहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था रविवार को पंजीकृत पत्र कहां से बुक किए जा सकते हैं, तो वो नाइट पोस्ट ऑफिस और आरएमएस यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों से ही बुक किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे प्रश्न में पूछा जाएगा फिलेटेलिस्टों एवं डाक टिकट संग्राहकों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा स्थापित किए गए, यानी कि जो फिलेटेलिस्ट हैं और स्टैम्प्स के जो कलेक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो फिलेटेली से संबंधित हैं या जो डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, डाक टिकटों के जो संग्रहण करता है, इन दोनों की जो जरूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं, वो फिलेटेली ब्यूरो से होती है। कहाँ से होती है? फिलेटेली ब्यूरो से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पांचवें प्रश्न में पूछा गया कि सिक्के, बुलियन, कीमती रत्न आभूषण, सोने चांदी की वस्तुएं और करेंसी या बैंक नोट केवल बीमा कराकर भेजे जा सकते हैं, क्या यह कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको सिक्के भेजने, बुलियंस भेजने, कीमती रत्न आभूषण भेजने, सोने चांदी की वस्तुएं, करेंसी या बैंक नोट्स भेजने हैं तो इन्हें इनलैंड पोस्ट के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और ये कितने अमाउंट तक के भेजे जा सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, ये 20,000 रुपए तक के भेजे जा सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 छठे प्रश्न में पूछा गया कि डाक टिकट डाक वस्तु के किस क्षेत्र में लगाना चाहिए, तो ये आपका एक डाक वस्तु है, एक पोस्टल आर्टिकल है। इसका जो राइट हैंड साइड का जो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है वहां पर चिपकाई जाती है डाक टिकट है, यानी कि पते की ओर दाईं ऊपरी कोने में, यानी कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑन एड्रेस साइड डाक टिकट चिपकाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और लेफ्ट हैंड साइड का एड्रेस साइड का जो नीचे वाला जो कॉर्नर है वहां पर प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि लिफाफे पर पता लिखते समय दाईं तरफ ऊपर से कितना स्थान छोड़ना चाहिए, तो ये आपका एक पोस्टल आर्टिकल है। इसमें यह पूछा गया है कि एड्रेस लिखते समय ऊपर की तरफ से कितना जगह छोड़ना चाहिए और ये जगह क्यों छोड़ी जाती है। डाक टिकटों को चिपकाने के लिए जगह छोड़ी जाती है। इसके अलावा जो लेवल है, यानी कि रजिस्टर्ड का लेवल है, स्पीड पोस्ट या पार्सल का जो लेवल है उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शंस देने, यानी कि आर्टिकल रिफ्यूज्ड है या आर्टिकल को डिपॉजिट में रखा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन सारी चीजों के लिए टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है ऊपर की साइड से 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाती है इन सभी कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डाक वस्तु पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जा सकता है, तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स लेटर मेल के जो है उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ वितरण किया जा सकता है। इनमें रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, एयरोग्राम, लेटर्स आदि शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है फुली प्रीपेड लेटर मेल, ये बिल्कुल सही है, ये भेजा जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा गया क्या नहीं भेजा जा सकता। ऑप्शन नंबर बी में है पंजीकृत समाचार पत्र, इन्हें भी भेज सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में पंजीकृत पत्र, इन्हें नहीं भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में एयरोग्राम, इसे भी भेजा जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्ट बॉक्स से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पोस्ट बॉक्स को अगर किसी ऑफिस में ऑथराइज करना है, यानी कि चुनिंदा डाकघरों में ही पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी है, इसका निर्धारण कौन करता है कि किस ऑफिस में पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होगी, तो ये निर्धारण करने का काम है हेड ऑफ द सर्किल यानी कि सीपीएमजी का, वही इसको ऑथराइज करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पोस्ट बॉक्स का जो किराया है या पोस्ट बैग का जो किराया है या दोनों का जो संयुक्त किराया है, चाहे बात करें तिमाही रूप से चाहे बात करें वार्षिक रूप से, दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, दोनों को ही आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
पोस्ट बॉक्स के रिन्यूअल से संबंधित, या ताला और चाबी को सरेंडर करने से संबंधित, या जो पोस्ट बॉक्स है उसके एड्रेस को चेंज करने से संबंधित जो टाइम पीरियड है वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी आप लोग ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न पूछा गया कि सरकारी डाक वस्तुओं में निम्न में क्या अंकित होना चाहिए, यानी कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स दो तरीके के लोग भेज सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अधिकारियों की बात करें, और इसके अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं वो भी भेज सकते हैं। जब आर्टिकल, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा भेजा जाता है तो उस पर एक शब्द लिखते हैं OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और अन्य लोग जब भी भेजते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लाइन चलती है, वो है ऑन सर्विस। दोनों ही बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं किया है कि किसने आर्टिकल भेजा है, तो आप लोग इसके लिए ऑप्शंस को देखें। पहला है डाक सेवा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में ऑन इंडिया पोस्टल सर्विस, ये भी गलत है। तीसरे में गवर्नमेंट लेटर, ये भी गलत है। चौथा है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर। अगर यहाँ पर ऑन सर्विस भी होता तो वो भी आप लोगों का सही होता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसे डाक द्वारा भेजा जा सकता है। ऑप्शंस आप लोग देखें। पहला है शेयर मार्केट से संबंधित प्रस्ताव या विज्ञापन, ये आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन जो सरकार द्वारा प्राधिकृत ना हो, यानी कि सरकार के द्वारा अगर ऑथराइज नहीं है कोई भी एडवर्टीजमेंट या प्रपोजल जो कि लॉटरी से संबंधित है, उससे हम लोग डाक द्वारा नहीं भेज सकते। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें आग लग सकती है, इन्हें भी बाई पोस्ट के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में अशोभनीय अश्लील सामग्री, इंडिसेंट और ऑप्शंस के आर्टिकल्स को भी हम लोग बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी को नहीं भेजा जा सकता है, तो किसे भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न पूछा गया अन्य साहित्य पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है। ब्लाइंड लिटरेचर के जो पैकेट्स हैं वो अधिकतम 7 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। इसके अलावा हवाई चार्जेस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स पर लिए जाते हैं। इनके अलावा जो भी चार्जेस हैं सिर्फ और सिर्फ हवाई चार्जेस लिए जाएंगे। इनके अलावा अन्य जो चार्जेस हैं जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डाक शुल्क आदि नहीं लिए जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा जरूरी है, अच्छा प्रश्न है। डाक शुल्क की गणना करें जीएसटी सहित, यानी कि जीएसटी सहित आपको चार्जेस बताने हैं किस पे। 35 ग्राम का कोई आर्टिकल है, स्पीड पोस्ट का कोई आर्टिकल 35 ग्राम का है, उस पर पीओडी, प्रूफ ऑन डिलीवरी। पीओडी की फुल फॉर्म क्या है? पीओडी की फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। वो भी आप लोग नोट डाउन कर ले, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी की चार्जेस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्पीड पोस्ट का आर्टिकल है, पीओडी भी उस पर लगी हुई है, 35 ग्राम का आर्टिकल है, और कहां पर भेजा गया है? वो 125 किलोमीटर की दूरी पर भेजा गया है, यानी कि 200 किलोमीटर की रेंज में पूछा गया है आपसे प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि 50 ग्राम का अगर कोई स्पीड पोस्ट का आर्टिकल है 200 किलोमीटर तक भेजा जाता है तो उस पर चार्जेस लगते हैं 35 रुपए प्लस जीएसटी। 35 रुपए उस पर लगते हैं चार्जेस, 35 रुपए उस पर लगेंगे चार्जेस। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और 35% पर 18% आपकी जीएसटी होगी। 35 पर आपकी कितनी परसेंट जीएसटी है? 35 पर 18% जीएसटी है। तो जीएसटी कितनी होगी आप लोग ध्यान रखें। 35 का आपको 18% निकालना है। 35 का कितना निकालना है आपको? 35 का आपको निकालना है 18%। और 18% कितना होगा? 6 रुपए 30 पैसे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इससे आप लोग 35 में जोड़ दें। 35 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 6.30 प्लस पीओडी के 10 रुपए, प्रूफ ऑन डिलीवरी के कितने चार्ज? 10 रुपए शुल्क लगेगा। तो कितना हो गया टोटल? 35 रुपए आपके हो गए चार्ज, और 6 रुपए 30 पैसे आपके क्या हो गए? 6 रुपए 30 पैसे आपका हो गए जीएसटी। 10 रुपए हो गया आपका जीएसटी पीओडी शुल्क। तो टोटल कितना हो गया? 35 प्लस 6 41 और 10 51 रुपए 30 पैसे हो गया आपका सही आंसर। कितना हो गया? 51 रुपए 30 पैसे। यानी कि ऑप्शंस आपको नहीं दिया हुआ है, आप लोग सही आंसर लिखने कितना हो गया? 51 रुपए
30 पैसे आप लोग इसका आंसर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया आवर्ती खाते को परिपक्वता पूर्व बंद करना संभव है क्या? बिल्कुल सही है। आरडी के अकाउंट्स को हम लोग प्री मैच्योर रूप से क्लोज कर सकते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कब कर सकते हैं। आरडी के अकाउंट सामान्यतः 5 साल के लिए चलते हैं, लेकिन अकाउंट ओपनिंग की डेट से 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब हो गया 36 माह के बाद में से प्री मैच्योर रूप से क्लोज कर सकते हैं, यानी कि खाता खोलने के 3 वर्ष पश्चात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आरडी के अकाउंट्स मिनिमम 100 रुपए से खोले जाते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति कितने भी खाते, कितने भी अकाउंट एक व्यक्ति के नाम से खोल सकता है, ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया मासिक आय योजना खाता खोला जा सकता है। एमआईएस का जो अकाउंट है वो कैसे खोला जाता है? तो एमआईएस का अकाउंट मिनिमम 1000 रुपए से खोला जाता है, 1000 के गुणक में खोला जाता है। सिंगल अकाउंट की बात करें तो एमआईएस 4.5 लाख रुपए तक अधिकतम के खोले जा सकते हैं। बात करेंगे ज्वाइंट अकाउंट की, तो ज्वाइंट अकाउंट एमआईएस का अधिकतम 9 लाख रुपए से खोला जा सकता है। न्यूनतम 1000 रुपए हो गया। सिंगल में अधिकतम की लिमिट है 4.5 लाख रुपए, 4.5। ज्वाइंट में 9 लाख रुपए 1000 के गुणक में खोले जाते हैं। ऑप्शंस में आपसे क्या पूछा गया है? गुणक, तो गुणक का मतलब हो गया 1000 के मल्टीपल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एमआईएस के जो अकाउंट्स हैं, एमआईएस के जो अकाउंट्स हैं वो 5 साल की अवधि के लिए खोले जाते हैं। 1 साल बाद इन्हें हम लोग प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि किसान विकास पत्र धारण करने की अधिकतम सीमा क्या है? केवीपी अकाउंट कितने रुपए का लिया जा सकता है अधिकतम? तो केवीपी की जब हम लोग बात करते हैं किसान विकास पत्र की, तो केवीपी अकाउंट मिनिमम 1000 रुपए से खोला जाता है। अधिकतम की कोई सीमा इसमें नहीं होती है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अधिकतम कितने भी अमाउंट के केवीपी अकाउंट खोले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, और प्रश्न में है कि एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एईपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो एईपीएस की आप लोग सबसे पहले फुल फॉर्म लिखें। एईपीएस की फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और आप लोग अब देखें अपने ऑप्शंस को, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शंस में क्या दिया है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आधार एम्प्लॉयड पेमेंट सर्विसेज गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आधार इनेबल्ड पे सर्विसेज गलत है। ऑप्शन नंबर डी में आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, ये भी गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था? सर्विसेज की जगह पर यहां पर होना चाहिए था सिस्टम, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखें, सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें। 17वें प्रश्न में पूछा गया कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई? डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? तो डाक जीवन बीमा की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1884 को हुई थी, इस बात का ध्यान रखें। पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी दी जा सकती है। पीएलआई मिनिमम 20,000 रुपए से दी जा सकती है और अधिकतम पीएलआई के तहत 50 लाख रुपए का बीमा करवाया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया कि ग्राम सुविधा पॉलिसी। ग्राम सुविधा का मतलब हो गया, आपसे आरपीएलआई की बात कर रहा है। सुविधा का मतलब क्या है? सुविधा का मतलब है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आपने WLA ली है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और आप लोग PA में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस आप लोग ले सकते हैं। तो ग्राम सुविधा पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आरपीएलआई में CWLA, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ग्राम सुविधा पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नाम है, उनको भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया कि दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? DDSY क्या है? आप लोग ध्यान रखें। DDSY का पूरा नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये किससे संबंधित है? ये डाक टिकट यानी कि स्टाम्प से संबंधित है। ये 6 से 9 क्लास यानी कि 6, 7, 8, 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, स्कॉलरशिप योजना है। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत 500 रुपए पर मंथ यानी कि टोटल साल के 6,000 रुपए
आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और इसका जो पेमेंट है वो आपको क्वार्टरली रूप से किया जाता है, यानी कि साल में 4 बार किया जाएगा। 1500 रुपए एक तिमाही के रूप में पेमेंट किया जाता है, यानी कि 3 महीने का कितना हो गया छात्रवृत्ति, 500 गुणा 3 यानी कि 1500 रुपए, और 15 से गुणा 4 यानी कि साल में होते 4 क्वार्टर, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 6000 रुपए की स्कॉलरशिप। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, सारे ही प्रश्न आपसे पूछे गए। तो DDSY किससे संबंधित है, ये एक स्कॉलरशिप योजना है, यानी कि डाक टिकटों में अभिरुचि पैदा करने हेतु एक स्कॉलरशिप योजना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया माई स्टैम्प्स के एक सीट में अंकित मूल्य के कितने टिकट होते हैं। तो जो माई स्टैम्प्स होता है ये एक पर्सनलाइज सीट है, किसका, स्टैम्प्स का। और माई स्टैम्प्स का जो एक सीट होता है उसकी वैल्यू होती है 300 रुपए। इसमें 5 रुपए की जो फेस वैल्यू वाली टिकट है वो होती है, और एक सीट में टोटल 12 टिकट होती है। कितनी टिकट होती है, 12 टिकट होती है, यानी कि 5 रुपए की एक टिकट, टोटल 12 टिकट, यानी कि 12 पंजे 60 रुपए की होती है इसमें टिकटें। और इस 60 रुपए की टिकटों के आपको 300 रुपए पे करने होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न पूछा गया माई स्टैम्प्स के एक सीट में 5 रुपए के अंकित मूल्य के कितने टिकट होते हैं, तो 12 टिकट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पूछा जाता है कि माई स्टैम्प सीट की कीमत कितनी होती है, एक सीट की कीमत होती है 300 रुपए, इस बात का भी ध्यान रखें। और प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कि माई स्टैम्प्स की जो टिकट है, माई स्टैम्प सीट में जो टिकट है उनकी कितनी वैल्यू होती है, तो उनकी टोटल वैल्यू होती है 60 रुपए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया कि बल्क ग्राहक को BNPL सुविधा, BNPL का पूरा नाम होता है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि अभी आप लोग बुक करवा जाओ आर्टिकल्स को, बाद में आप लोग एक साथ पैसा दे देना। BNPL सुविधा के उपयोग होती हेतु प्रतिमाह कम से कम कितने रुपए मूल्य के स्पीड पोस्ट मासिक व्यवसाय देना अनिवार्य है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्पीड पोस्ट की एक ऑफिस के एक काउंटर से एक महीने में 10,000 रुपए का बिजनेस पोस्ट ऑफिस के किसी एक काउंटर पर देता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं बल्क कस्टमर, यानी कि थोक ग्राहक कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, 10,000 रुपए प्रति माह। और किसी व्यक्ति को डिस्काउंट चाहिए किस पर, स्पीड पोस्ट के बिजनेस पर, तो उस व्यक्ति को कम से कम एक महीने में 50,000 रुपए का बिजनेस पोस्ट ऑफिस के एक ही काउंटर को देना होगा, तब उनको छूट मिलती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। BNPL का जो बिल होता है वो कब दिया जाता है, ऐसे मान के चलते हैं कि मार्च के महीने में किसी ने बुकिंग करवाई, तो अप्रैल के महीने की 7वीं तारीख यानी कि 7 अप्रैल को बिल बना करके कस्टमर के पास में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं बिल डेट। बिल डेट का भुगतान कब तक करना होता है, तो 7 तारीख से लेकर के जो महीने का अंतिम दिन या उससे पहले इसका पेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो 12% सालाना की दर से उन पर पेनल्टी लगती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि डाकघरों में आधार पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क क्या है। तो आधार से संबंधित टोटल 2 प्रकार की सर्विसेज पोस्ट ऑफिस देता है। पहला है एनरोलमेंट का मतलब है नामांकन का हिंदी अच्छा शब्द आप लोग देख सकते हैं। नामांकन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नया आधार समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरी सर्विसेज है वो है अपडेट में भी 2 तरीके की सर्विसेज हैं। आधार अपडेट में 2 तरीके की सर्विसेज हैं। पहला है बायोमेट्रिक अपडेट और दूसरा होता है डेमोग्राफिक अपडेट। डेमोग्राफिक में या डोमेस्टिक अपडेट में क्या होता है, इसमें आप लोग अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करवाते हैं। बायोमेट्रिक में आप लोग अपना फोटो और अपनी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उंगलियों के जो निशान है, फिंगरप्रिंट्स हैं, उनको चेंज करवाते हैं। तो अपडेट के लिए आपसे कितना पैसा लिया जाता है, अपडेट के लिए आपसे लिया जाएगा 50 रुपए। और आप लोगों को अपना फोटो चेंज करवाना है या फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवानी है तो उसके लिए लिया जाता है 100 रुपए चार्ज। और आधार जब आपका नया बनता है, एनरोलमेंट होगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, यानी कि निःशुल्क रहता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एनरोलमेंट का सवाल पूछा गया है, तो एनरोलमेंट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया कि डायरेक्ट पोस्ट सेवा के अंतर्गत स्वीकार योग्य न्यूनतम आर्टिकल की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि
कि डायरेक्ट पोस्ट के तहत न्यूनतम आर्टिकल देने होते हैं 1000 आर्टिकल, और एक और सर्विसेज BMS बिल मेल सर्विस के तहत आर्टिकल्स न्यूनतम 5000 देने पड़ते हैं। यहाँ ये रुपए नहीं है, ये आर्टिकल्स हैं, 1000 आर्टिकल्स सेंड करने होते हैं। और यहाँ पर BMS में कितने आर्टिकल्स या नग देने होते हैं, तो 5000 देने होते हैं। और N लगा के BMS लिखेंगे, यानी कि नेशनल बिल मेल सर्विस की बात करेंगे, तब आपको कम से कम 10,000 आर्टिकल्स यानी कि 10,000 नग आपको भेजने ही होंगे। आपसे पूछा गया डायरेक्ट पोस्ट, आंसर लिखे 1000 आर्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न पूछा गया प्रधान डाकघर के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, यानी कि गलत क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि यह अधीनस्थ सभी उप डाकघरों एवं शाखा डाकघरों का केंद्रीय लेखा कार्यालय होता है, यानी कि हेड ऑफिस से खुद वो ऑफिस जो कि हेड ऑफिस है वो, इसके अलावा उसके अंडर में आने वाली सभी एसओ और बीओ के जो अकाउंट्स हैं वो भी एचओ के लिए भेजे जाते हैं, तो वो उनके लिए अकाउंट ऑफिस का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कि प्रधान डाकघरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस और सेकंड क्लास की हेड ऑफिस, इनमें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि प्रेसिडेंसी डाकघर भी प्रधान डाकघर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में कि मुख्य डाकघर भी प्रधान डाकघर है, ये गलत है। जो एमडीजी जिसे हम लोग मुख्य डाकघर कहते हैं, मुख्य डाकघर एचओ के प्रकार नहीं है, ये एसओ का एक टाइप होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया है पारवैन कार्यालय का मुख्य उपयोग क्या है। ट्रांजिट ऑफिस का मेन काम क्या है, तो ट्रांजिट ऑफिस का काम है कि जो लूज बैग्स हैं उनकी संख्या को कम करना, खुले थैलों की संख्या को कम करने का काम इनका होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज सेक्शन, सेक्शन क्या है। तो सेक्शन में आरएमएस के ये एक ट्रेवलिंग ऑफिस होती है। सेक्शंस कैसे ऑफिस है, तो आरएमएस के एक ट्रेवलिंग ऑफिस है जो आरएमएस के रेल मार्गों पर भी काम करते हैं और नदी के स्टीमर के जो मार्ग है उन पर भी काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया लेवल बंडल के संबंध में असत्य कथन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में कि लेवल बंडल आर ड्यू, यही गलत है। लेवल बंडल ड्यू नहीं होते हैं, ये नॉट आर ड्यू होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अपेक्षित थैले नहीं है, ये अपेक्षित थैले नहीं होते, इस बात का ध्यान रखें। लेवल बंडल 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। कौन कौन से, पहला है स्टेशन बंडल और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे प्रश्न में कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, टाइप्स के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं और ड्यू नॉट ड्यू ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग कंफर्म कर ले और इसको याद रख लें कि लेवल बंडल टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला है स्टेशन बंडल और दूसरा होता है शॉर्टिंग बंडल। शॉर्टिंग बंडल, स्टेशन बंडल और शॉर्टिंग बंडल के बारे में आप लोग जान चुके हैं, हम लोग पिछली क्लासेस में इसको कर चुके हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया कि लेवल बंडल के ऊपर पड़ताल पर्ची लगी होती है, यानी कि चेक स्लिप लगी होती है, ये बिल्कुल सही है। ये मान के चलते हैं आपका लेवल बंडल है और ये इसकी गर्दन है और इसके गर्दन पर एक लेबल लगा होता है और उस लेबल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चेक स्लिप, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी में कैसे छटाई में एक ही वस्तु समझा जाता है, बिल्कुल सही है। लेबल बंडल को जब भी शॉर्ट करते हैं तो उसे एक आर्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगल शॉर्टिंग आर्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या था, असत्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है नकदी थैला निम्न में से किस थैले में भेजा जा सकता है। तो कैश बैग को 3 तरीके से भेजा जा सकता है। कैश बैग को हम लोग रजिस्टर्ड बैग में भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है। अकाउंट बैग में भेज सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा बीओ के बैग में भी भेज सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शंस में है रजिस्टर्ड बैग बिल्कुल सही है, अकाउंट बैग बिल्कुल सही है, पार्सल बैग नहीं भेज सकते। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में विशेष थैला क्या है। विशेष थैला क्या है, तो विशेष थैले में सिंपली क्या होता है कि जो उच्च अधिकारी हैं या जो डाक महानिदेशक हैं उनके जो पत्राचार है वो रख के भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया फेसिंग क्या है। तो फेसिंग में सिंपली क्या होता है कि जो आर्टिकल्स का एड्रेस साइड है वो एक तरफ रखा जाता है, इस तरीके से आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं कि उनकी जो एड्रेस साइड है वो एक ही तरफ आ जाए, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवाद। डाक वस्तुओं के पता लिखे हिस्से को ऊपर की ओर व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं,
फेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।